हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सोशल साइंस है उसमें हम लोग जियोग्राफी पर पहुंच गए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, साथ साथ जानेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ किस तरीके से होती हैं, उनको हम लोग जानेंगे। और साथ साथ दोस्तों, चंद्र ग्रहण किस तरीके से होता है, सूर्य ग्रहण किस तरीके से होता है, उसके बारे में भी विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों, यहाँ से भी आपके जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुविकल्पीय में, अति लघु उत्तरीय में और दोस्तों लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो दोस्तों, आप इसको अच्छे से समझिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। सब लोगों ने ग्लोब को तो अच्छे से देखा होगा, ठीक है। ग्लोब शब्द लैटिन शब्द ग्लोबस से आया है, जिसका अर्थ है गोलाकार। ग्लोब पृथ्वी का गोलाकार मॉडल है, यानी ये जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब होता है ना, तो वो लैटिन भाषा के ग्लोबस से आया है, यानी लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से ग्लोब बना है, जिसका अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में गोलाकार। ग्लोब दोस्तों क्या होता है, ये पृथ्वी का गोलाकार मॉडल है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोब क्या है, ठीक है, ग्लोब किसे कहते हैं, तो आप बताइए पृथ्वी का गोलाकार मॉडल ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का सबसे शुद्ध मानचित्र या नमूना है, ठीक। सब लोगों ने ग्लोब देखा है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये ग्लोब यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। देखिए किस तरीके का ग्लोब है ये, ठीक, समझिए इसको। सब लोगों ने ग्लोब देखा, देखिए ग्लोब यहाँ पे, ठीक। विशेषता इसकी क्या होती है ग्लोब की, कि ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी की आकृति सही अनुपात में प्रदर्शित की जा सकती है। इस पर स्थल और सागरों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जा सकता है। देखिए यहाँ से जो ये नीला कलर ये सब दिया हुआ है, ठीक, तो ये क्या है, ये जल है यानी पानी है। बाकी जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर ये महाद्वीप वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए महाद्वीपों की स्थिति को देखिए यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने ग्लोब के बारे में जान लिया। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, यानी लेटीट्यूड रेखा क्या होती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर धुरी पर लगातार घूम रही है। अक्ष के दो सिरे हैं, ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और निचली सिरे को दोस्तों दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। यानी ये जो ग्लोब होता है इस तरीके से, इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है, तो ये क्या होता है, ये होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक। और दोस्तों ये जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ये इस तरीके से देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिणी इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ये वाला एरिया है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ये जो नीचे का एरिया ये वाला यहाँ से यहाँ तक आया, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए दोनों ध्रुवों के बीच, पृथ्वी के मध्य बीच का भाग बताने के लिए ग्लोब पर एक मोटी मोटी रेखा खींची जाती है। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दो नामों से जाना जाता है। यानी जो ग्लोब हमारा होता है, ठीक है, ग्लोब है ये इस तरीके से, ठीक। इसके बीच में जो ये मध्य में बीच में बीचों बीच में, ठीक है, ये जो रेखा खींची है, इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक। इसी को दोस्तों कहते हैं विषुवत व्रत, ठीक है। इनके नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों ये क्या होता है, ये पृथ्वी के, ये देखिए ये जो रेखा होती है पृथ्वी को दोस्तों दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। इसके ऊपर का जो आधा भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का जो भाग है, ठीक है, यानी ये जो ऊपर का ये जो भाग है ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है। और जो नीचे का ये वाला भाग है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है। ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अक्षांशों को अंश या डिग्री के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। यानी ये जो इस तरीके से ग्लोब पर पूरब पश्चिम, यानी ये देखिए ग्लोब है इस तरीके से, इस पर यहाँ से देखिए पूरब यहाँ पे है, ये पूरब एरिया है ये वाला, ठीक। ये एरिया पश्चिम, यहाँ जो इस तरीके से ये रेखाएं खिंची हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई। उसके बाद ये जो रेखाएं खिंची हैं, ये रेखाएं क्या हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। आगे यहाँ से देखिए कि दोनों गोलार्धों में 90+90 यानी 180 अक्षांश रेखाएं बनेंगी यहाँ पे, ठीक। उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री
अक्षांश वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होता है। ठीक है, यानी ये जो भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो भूमध्य रेखा है, ये इस तरीके से ग्लोब होता है, इसमें क्या है, भूमध्य रेखा देखिए इस तरीके से बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, ये भूमध्य रेखा होती है। तो देखिए ये रेखा सबसे बड़ी यहाँ पर है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रेखा खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे, ये दक्षिण में, उत्तर में इस तरीके से रेखा खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, फिर इसको यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक समय ऐसा आता है जहाँ पर ये रेखा बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो देखिए सबसे बड़ी जो रेखा है वो रेखा यहाँ पर है या नहीं है, ठीक, इसको 0 डिग्री यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 डिग्री जहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी यहाँ से। ठीक ठीक, अब यहाँ से समझिए इस तरीके से, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री, यानी जो भूमध्य रेखा होती है उसको 0 डिग्री अक्षांश वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 90 अक्षांश की लंबाई ग्लोब पर 0 डिग्री होती है, जो भाग एक बिंदु होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री से 0 डिग्री होती है, यानी 0 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका इस तरीके से ग्लोब आता है, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे ये एक रेखा खींची है, ठीक, उसके बाद 23.5 डिग्री ये खींची है, फिर उसके बाद 23.5 डिग्री यहाँ पर ये खींची है, ये जो रेखा है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक, इसको ये जो अक्षांश है, ठीक, ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हो गई भूमध्य रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर यही है ना, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दोस्तों क्या कहेंगे, कर्क रेखा यहाँ पर कहते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये जो आई है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को, इसको कहते हैं मकर रेखा यहाँ पे। ठीक, समझिए दोस्तों यहाँ से। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से देखिए, फिर दोस्तों यहाँ से इसको देखिए, यही जो ये रेखाएं हैं, ये वाली ये रेखा है, ठीक, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये 0 डिग्री हुई, 23.5 डिग्री ये हो गई, उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिण में ये हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पर एक रेखा खींची, एक रेखा यहाँ पर खींची हुई है। ठीक है, ये है 66.5 डिग्री, ये भी दोस्तों 66.5 डिग्री ये रेखा हो गई यहाँ पे। ठीक, तो उत्तरी अक्षांश को, ये जो 66.5 डिग्री यहाँ पर है उत्तरी अक्षांश, इसको कहेंगे आर्कटिक, आर्कटिक ये हो जाएगा रेखा। ठीक है, यानी ये आर्कटिक वृत्त हो जाता है, ठीक, रेखा। फिर उसके बाद उत्तरी, ठीक, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये जो ये वाली रेखा खींची दक्षिणी अक्षांश ये वाली, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये अंटार्कटिक या वृत्त हो जाती है, यानी रेखा हो जाती है। क्लियर यहाँ से, तो ये भूमध्य रेखा हुई, ये कर्क रेखा हुई, ठीक, ये मकर रेखा हुई, ये 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, यानी ऐसे समझिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी जो होगी वो हो जाएगी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री यहाँ पे दक्षिणी हो जाएगी मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी ये हो जाएगी आर्कटिक रेखा। ठीक है, उसके बाद 66.5 डिग्री जो दक्षिणी हो जाएगी ये आ जाएगी अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लिया होगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से आती हैं देशांतर। ठीक है, यानी इनको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड रेखाएं भी कहते हैं यहाँ से। ठीक, किसी ध्रुव के केंद्र से प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में किसी बिंदु की कोणात्मक दूरी देशांतर रेखा कहलाती है। ये दूरी भी अंश, मिनट और सेकंड में बांटी जाती है। ठीक है, तो ये देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से समझिए इसको, देशांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये आती है, जो ग्लोब पर रेखाएं खींची हैं, चाहे वो अक्षांश रेखा हो चाहे वो देशांतर रेखा हो, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। ठीक, देशांतर रेखाओं की संख्या वृत्त के मान यानी 360 डिग्री के अनुसार 360 है। ठीक, देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम तो 111 किलोमीटर होती यहाँ पर है। ठीक है, विषुवत रेखा पर। ठीक, अब देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ से समझिए इसको, देशांतर रेखाओं को क्या होता है। देखिए इस तरीके से ये देशांतर रेखाएं खिंची होती हैं, ये होती है यहाँ से। इसके बाद देखिए यहाँ से ये इस तरीके से देशांतर रेखाएं
खींची होती हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखा ये एक बिंदु है उत्तर, ये है दक्षिण बिंदु, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों ये मिल रही है रेखाएं। ठीक है, तो ये जो इसके बीच में जो अधिकतम दूरी होगी, देखिए यहाँ पर ये दूरी कम है, और सबसे ज़्यादा जो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा जो यहाँ पर होती है ये, ठीक है, तो यहीं पर इसकी लंबाई देखिए सबसे ज़्यादा होगी। कितनी लंबाई होगी? 111.32 किलोमीटर यहाँ पर होती है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब ऐसे आएगा, उसके बाद यहाँ जब हम इस तरीके से आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर चाहे दक्षिण की ओर चाहे उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं इस तरीके से, देखिए बढ़े यहाँ से यहाँ पर। एक समय ऐसा आता है जो यहाँ 0 डिग्री जैसे आएंगे तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर पूरी तरीके से ये मिल जाती हैं रेखाएं। ठीक, तो यहाँ पर तो दूरी कुछ नहीं होगी, 0 होगी। तो दोस्तों यहाँ से जो इस तरीके से ये जो दूरी होती है, ये विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी यहाँ पर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर की। तो इस वाले पॉइंट को दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आगे देखते हैं कि देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। ठीक, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दोस्तों जो दूरी होती है उसको गोरे नाम से जाना जाता है। ठीक, देशांतर रेखाओं की संख्या वृत्त के मान यानी 360 के अनुसार 360 डिग्री के अनुसार 360 है। इनकी गणना के लिए एक देशांतर रेखा देखिए जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से गुजरती है को प्रधान मानक यानी 0 देशांतर रेखा मान लिया गया है। ठीक है, इसे प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से ये पॉइंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको इसी तरीके से अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ से जरूर मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि 0 से 180 यानी दाहिने हाथ, दाहिना हाथ हमारा यही तो आएगा, राइट हैंड। ठीक, पूर्वी देशांतर के भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा 0 से 180 बाएं हाथ यानी पश्चिमी देशांतर तक के भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से तो होता है, यहाँ पर इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, यहाँ पर आया, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से ये। अब देखिए क्या इसमें है कि 0 से 180 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे कर दिया, 0 से 180 ये वाली हो गई इस साइड की पूरा, देखिए पूर्वी देशांतर के भाग को। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये दायां हाथ हुआ तो इसको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। पूर्व यही तो होता है, पूर्वी देशांतर इसको कहेंगे। ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर यहाँ पे। ठीक है, तो यानी इसको पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध भी इसको कहते हैं, यानी इसको पूर्वी गोलार्ध कहेंगे यहाँ से, और इसको दोस्तों क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध यहाँ से कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक, 180 देशांतर रेखा जो होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी दोस्तों कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि देशांतर और समय किस तरीके से होता है। ठीक, तो पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता है, ये तो सभी जानते हैं। कहीं सूर्योदय का समय तो कहीं अन्य स्थान पर दोपहर, तीसरे स्थान पर दोस्तों सूर्यास्त होगा, तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात हो रही होगी। पृथ्वी की सभी 360 देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो 24 घंटे में बारी बारी से सूर्य के सामने आती हैं यहाँ पे। ठीक, यानी 360 देशांतर रेखाएं जो है वो 24 घंटे में बारी बारी से आएंगी, नहीं आएंगी? ठीक है, यानी इस तरीके से ये है, इसको ये अगर राउंड कर रहा है इस तरीके से, जब घूमेगी यहाँ से राउंड करेगी तो क्या होगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, नहीं लगाएगी? तो अतः पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति 150 डिग्री देशांतर पर घंटा। ठीक, यानी 360 को हम 24 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? तो होगा एक देशांतर 4 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, यानी एक देशांतर जो होगा वो 4 मिनट का होगा। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट के समय का अंतर दोस्तों रहता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यानी जब प्रत्येक देशांतर होगा उसमें कितने का अंतर रहेगा? 4 मिनट का अंतर रहता है। ठीक, 15 देशांतरों पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग समय रहता है, इसे स्थानीय समय कहा जाता है। ठीक, देखिए भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को प्रमाणिक देशांतर रेखा तथा उसी देशांतर समय को भारतीय प्रमाणिक समय या मानक समय माना जाता है। ठीक, जो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे दोस्तों ये
आगे है यहाँ पे। आगे यहाँ से देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी। यहाँ से देखिए समझिए इसको, ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच मीन टाइम, इसको जीएमटी भी कहते हैं। मानक समय किसी क्षेत्र या देश से संबंधित होता है, जबकि स्थानीय समय किसी विशेष स्थान का समय दोस्तों ये होता है। किसी एक मानक समय वाले क्षेत्र को समय जोन कहा जाता है। एक समय जोन से दूसरे समय जोन के समय में अंतर पाया जाता है। अतः दो क्षेत्रों के समय की तुलना के लिए ग्रीनविच समय यानी 0 देशांतर को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में लिया जाता है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ से देखते हैं कि भारतीय मानक समय। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है तो होगा कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया। ठीक, तो भारत का मानक समय डिग्री पूर्वी देशांतर के समय के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। तो दोस्तों इलाहाबाद में नैनी है, ठीक है, तो वहाँ से ये भारत का जो ग्रीनविच टाइम जो वो रेखा है ना, तो वो वहीं से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा दोस्तों ये आगे होता है। इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे यहाँ से आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ पर क्या होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में दोस्तों क्या होगा, ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। ठीक है, यदि 0 देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चले तो क्या हो जाएगा, 180 × 4 यानी 720 मिनट या 12 घंटे होंगे। अभी देखिए 4 मिनट का फर्क डिफरेंस पड़ रहा है उसमें देशांतर रेखाओं में। तो यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री अगर चलेंगे तो क्या होगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 772। अब इसको जो है मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 घंटे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 घंटे का दोस्तों यहाँ पर समय बढ़ जाता है। ठीक है, और 0 से 180 पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अतः 180 पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक की यात्रा दोस्तों जब करने पर तो 24 घंटे का, ठीक, या फिर एक दिन के समय का दोस्तों अंतर आ जाएगा। इसीलिए पूर्व या पश्चिम की 180 देशांतर को पार करने में एक दिन दोस्तों घटिया बढ़ जाता है। ठीक, इस व्यवस्था को दूर करने के लिए 180 देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों उसे मान ली गई है। ठीक है, कि 180 डिग्री देशांतर रेखा ये एक वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पर है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे कि विषुवत रेखा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वो अक्षांश रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, ये 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, तो ये जो होता है इस तरीके से, तो इसमें क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दोस्तों हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसके बारे में बताया जा रहा है। कटिबंध दोस्तों क्या होता है उसको समझते हैं यहाँ। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि कटिबंध क्या होते हैं। कि तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध इसमें नंबर 1 पर आएगा। विषुवत रेखा से, ठीक, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का दोस्तों जो भाग होगा वो उष्ण कटिबंध होगा। ठीक, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ये ग्लोब आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये रेखाएं खींची है, नहीं खींची यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा यही तो है। इससे दोस्तों क्या होगा, 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दोस्तों दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य देखिए बिल्कुल जब टॉप पर यहाँ पर चमकेगा, ठीक, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा यहीं पर तो गर्मी रहेगी, नहीं रहेगी, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। जितने देशों को देखिए दोस्तों, आप ग्लोब को देखिए, ग्लोब को दोस्तों जब हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आप अगर किसी ग्लोब को देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप उसको अच्छे से अगर देखिए तो ये जो विषुवत रेखा से यहाँ पे देखिए 30 डिग्री यहाँ पर उत्तर की ओर, 30 डिग्री दक्षिण को जब देखेंगे, जो भी देश यहाँ पर पड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक, उन देशों को देखिए मौसम यहाँ पर कैसा है, बहुत ही गर्म मौसम यहाँ पर होता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध में दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से, आप समझिए यहाँ से उपोष्ण कटिबंध, देखिए समझिए इसको, 30 से 45 डिग्री, ठीक, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। तो यहाँ पर ये आ गया 23.5, फिर ये आ गया यहाँ से, फिर ये आ गया उत्तर और ये दक्षिण। 30 से 45 यानी यहाँ पर जो ये डिग्री, ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर क्या होगा, कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने दोस्तों ताप कम रहता है। जो भी यहाँ पर आप ग्लोब को देखिए और जो भी यहाँ पर ये जो 2 एरिया हैं, ठीक है, 30
30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, वहाँ पर देखिए जाड़ा और गर्मी दोस्तों क्या होगा, कभी ताप रहेगा, कभी ताप वहाँ पर कम हो जाएगा। आगे देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पे। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा कि 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का दोस्तों क्षेत्र होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा, ये देखा यहाँ से देखा, इसको यहाँ से देखा दक्षिण में, फिर यहाँ से देखा, फिर यहाँ पे दक्षिण में देखा। तो यहाँ से देखिए 45 डिग्री, यहाँ से हम लोग चलते हैं 45 से 66 डिग्री के बीच दोस्तों, यहाँ पर जो आएगा उत्तर और इसी तरीके से दक्षिण में। तो यहाँ पर क्या हो जाए, सूर्य दोस्तों कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें यहाँ पर तिरछी होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सूर्य ही नहीं वहाँ पर पहुँचेगा, उसकी रेखाएं जब तिरछी पहुँचेंगी तो क्या होगा, ताप हमेशा वहाँ पर कम रहेगा। उसके बाद दोस्तों ध्रुवीय कटिबंध यहाँ पर आते हैं। ठीक, देखिए कि 66 से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये देखिए इस तरीके से होता है ध्रुवीय प्रदेश। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए इनको अगर अक्षांश रेखाओं को यहाँ से अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो ये देखिएगा, ये वाला जो एरिया यहाँ से आता है 66.5 से 90 डिग्री के बीच, ये वाला एरिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको हमेशा बर्फ जमी हुई मिलेगी उत्तर की ओर, और दोस्तों दक्षिण की ओर भी सेम इसी तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि पृथ्वी की गतियाँ किस तरीके से होती हैं, उनको भी इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर दोस्तों क्या होता है, तो अक्ष दोस्तों क्या, ये काल्पनिक धुरी या रेखा होती है। ध्यान रखिएगा, अपने अक्ष पर दोस्तों चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के सामने पृथ्वी के अपने स्थान पर चक्कर लगाने को उसकी दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि परिभ्रमण गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। ठीक है, तो परिभ्रमण गति क्या हुई दोस्तों, कि सूर्य के सामने पृथ्वी के अपने स्थान पर चक्कर लगाने को उसकी दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण दोस्तों दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सभी स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त एक समय में नहीं होता। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ कहाँ होता है, पूरी पृथ्वी पर कहीं हो रहा सूर्यास्त, कहीं सूर्योदय हो रहा है, कहीं पर दोपहर हुई, कहीं पर शाम हुई, कहीं पर दोस्तों रात के 12 बजता है। तो समान एक तरीके से नहीं होता है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ा वहाँ पर दिन हुआ, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो दोस्तों क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अंधेरा होता है। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों राउंड ट्रिप जब घूमती है पृथ्वी तो देखिए उसको किस तरीके से होता है ना। फिर आगे दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में कि पृथ्वी के सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को उसकी वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि परिक्रमण गति क्या होती है। ठीक, तो पृथ्वी के सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को उसकी वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ 365 दिन 6 घंटा 90 मिनट यानी एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर दोस्तों चक्कर लगाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है। ठीक है, अधिवर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि वो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 365 का एक वर्ष माना जाता है। ठीक है, यानी 365 दिन का दोस्तों एक वर्ष मान लिया गया और 6 घंटे को नहीं गिना जाता। सामान्यतः क्या होता है, पृथ्वी 28 दिन की होती है, लेकिन हर चौथे वर्ष में ठीक है एक बार वो 29 दिन की हो जाती है। इसलिए प्रत्येक चौथा वर्ष जो होता है वो 366 दिन का हो जाता है। वो दोस्तों क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। जिसमें क्या होता है, लीप वर्ष में दोस्तों क्या होता है, फरवरी कितने दिन की हो जाती है, तो फरवरी दोस्तों लीप वर्ष में 29 दिन की हो जाती है। अभी दोस्तों देखिए 2020 में थी फरवरी, अब कब होगी 2024 में दोस्तों फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, इसमें हो जाएगी फरवरी 29 दिन की। ये लीप वर्ष होगा यहाँ पे। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ से। ठीक, आगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी को सूर्य के सामने अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का दोस्तों यहाँ पे समय लगता है। ठीक, वही समय क्या कहलाता है, वही समय कहलाता है पृथ्वी का परिभ्रमण यहाँ पे। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति भी क्या होती है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे दिया है उत्तर पर लंबवत होता है। ठीक, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 21 जून को देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति में क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो सूर्य कर्क संक्रांति में क्या होगा, 21 जून को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है, मकर संक्रांति में 22 दिसंबर को
ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों सबसे बड़ा दिन हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि विषुव क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और चारों तरफ दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो 22 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव और बसंत विषुव दोस्तों कहते हैं। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा 2 पॉइंट और यहाँ पर बचे हैं, उन 2 पॉइंटों को हम लोग यहीं पर कवर कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। यहाँ से सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब चंद्रमा यानी ये चांद यहाँ पर है, ठीक है, पृथ्वी, ठीक, जब चांद दोस्तों, ठीक है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक, ये पृथ्वी हो गई और यहाँ पर ये हो जाएगा सूर्य, इसके बीच में दोस्तों जब आ जाएगा तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक, देखिए ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये आपका चंद्रमा। इसमें देखिए क्या है दोस्तों, जब चंद्रमा यानी ये चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच, दोनों आ गए, ठीक है, यानी ये आ गया चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तब यहाँ पर क्या होगा, सूर्य ग्रहण हो जाता है। अमावस्या के दिन ही दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण दोस्तों क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। इन दोनों पॉइंटों को दोस्तों याद रखिएगा। अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है यहीं से आपके जरूर बनेंगे यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, दोस्तों ये पृथ्वी हमारी है, किसके बीच आ रही है, सूर्य के बीच। ठीक है, तो ये सूर्य यहाँ पर आ गया, ठीक, यहाँ पर ये चंद्रमा आ गया, इनके बीच में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चंद्र ग्रहण यहाँ पर हो गया। और चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है, वो केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में जाना, ग्रीनविच मीन टाइम को अच्छे से समझ लिया, पृथ्वी की दोस्तों गतियां किस प्रकार की होती हैं, ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस तरीके से होता है उसको भी अच्छे से हम लोगों ने जान लिया। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।